नमस्कार। दुनिया भर में आजकल अजीब चीजें हो रही हैं। ईरान में प्रोटेस्ट, आर्कटिक में टेंशन, वेनेजुएला में उथल-पुथल। ऊपर से देखने में तो ये सब अलग-अलग खबरें लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सब एक ही कहानी के हिस्से हों? आज हम इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ईरान से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए। मदद रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए एक सीधा वादा है। और एक ऐसा वादा जो पहले से ही सुलग रही आग को और भड़का सकता है। अब ईरान से सीधा आर्कटिक की तरफ चलते हैं। यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उनके लिए ये एक बड़ी समस्या होगी। सोचिए, एक लंबे समय से सहयोगी देश के नेता के लिए ऐसे शब्द, इसने दोनों देशों के रिश्तों में एक अजीब सी खटास पैदा कर दी है। और फिर आता है वेनेजुएला। यहाँ तो बात और भी सीधी है। यूएस का टेकओवर वेनेजुएला के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, एकदम साफ इरादा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका क्या चाहता है। तो ईरान, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, ये तीनों एकदम अलग अलग मामले लगते हैं। पर क्या ये सच में अलग हैं? या ये सब एक बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। पहले ईरान में जो सीधा टकराव चल रहा है उसे समझेंगे, फिर ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी आज के नए जंग के मैदान बन गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। यहाँ बातें और ज़मीनी हकीकत दोनों एक दूसरे से टकराने को तैयार हैं। और यह मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, इंसानी जिंदगी दांव पर लगी है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक प्रदर्शनों पर जो क्रैकडाउन हुआ उसमें 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत का अनुमान है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके जवाब में अमेरिका ने एक तरह से एक रेड लाइन खींच दी है। उनका कहना है, अगर उन्हें फांसी दी गई तो हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। मतलब साफ है, अगर पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को कुछ हुआ तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। और यह धमकी इतनी सीधी है कि इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। तो अब सिचुएशन एकदम तनावपूर्ण हो गई है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि उसने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दी है और हमले का जवाब देगा। दूसरी तरफ अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों ही पक्ष अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक अमेरिका के पास टेबल पर 4 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला, डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाना। दूसरा, सिर्फ कमांड सेंटर्स पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक करना। तीसरा, आईआरजीसी और मिसाइल साइट्स पर हमला करना, जिसमें जवाबी हमले का रिस्क है। और चौथा, एक बड़ा रीजनल युद्ध जिसमें पूरे इलाके के शामिल होने का खतरा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बावजूद अमेरिका ने हमले के लिए कोई एयरक्राफ्ट कैरियर उस तरफ भेजा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ बातें हैं या फिर किसी बड़े टकराव की तैयारी चल रही है। चलिए अब इस मामले को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की। यहाँ स्ट्रैटेजी मिलिट्री की नहीं, बल्कि जमीन पर कब्जे की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बारे में कोई शक नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि अमेरिका को नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए और यूएस के ओनरशिप से कम कुछ भी मंजूर नहीं। वजह, रूस और चीन को आर्कटिक में काउंटर करना। और यहीं पर पूरा मतभेद साफ हो जाता है। एक तरफ डेनमार्क और यूरोप हैं, जो ग्रीनलैंड को एक ऑटोनॉमस पार्टनर मानते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो इसे नेटो के लिए एक जरूरी जगह और एक रियल एस्टेट डील की तरह देख रहा है। मतलब एक इसे पार्टनर समझ रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी। और इसी वजह से पुराने दोस्तों में काफी टेंशन हो गई। इसके जवाब में यूरोप ने भी जबरदस्त एकता दिखाई है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने चेतावनी दी है। ईयू कमीशन प्रेसिडेंट ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है। यहां तक कि नाटो के साथी देश और डेनमार्क आर्कटिक में डिफेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने मिलिट्री और जमीन की बात की, लेकिन क्या हो अगर आज की दुनिया में दबदबा बनाने का तरीका ही बदल गया हो? अब हम तीसरे मामले पर आते हैं, जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के नए जंग के मैदानों के बारे में है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने एक ऐसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है जिसका लिंक ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो वेंचर से है। और ये डील किस बारे में है? एक नए यूएस डॉलर बेस्ड डिजिटल कॉइन को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए किया जा सके। तो ये स्टेबल कॉइन होता क्या है? देखिए, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसकी वैल्यू अमेरिकी डॉलर जैसी किसी असली चीज से जुड़ी होती है। इसका मकसद होता है स्टेबल रहना, इसीलिए इसका नाम स्टेबल कॉइन है।
और इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस को पूरी तरह बदलने का पोटेंशियल है। और ये पाकिस्तान वाली डील कोई छोटी मोटी टेक पार्टनरशिप नहीं है, ये बहुत हाई लेवल पर हुई है। इसमें पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक तो है ही, साथ ही साइनिंग के वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे इस डील की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अब टेक्नोलॉजी तक पहुंच गई है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि एनवीडिया जैसे हाई एंड एआई चिप्स चीन तक न पहुंचें। जवाब में चीन क्या कर रहा है? वो अपनी कंपनियों को अमेरिकी और इजरायली साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से रोक रहा है। ये एक तरह का नया टेक कोल्ड वॉर है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या भविष्य की ग्लोबल पावर की लड़ाई सेनाओं से नहीं बल्कि एल्गोरिदम और पैसों से लड़ी जाएगी? तो चलिए अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। मिलिट्री प्रेशर, जमीन पर कब्जा और इकोनॉमिक दांवपेच, ये सब मिलकर हमें दुनिया की मौजूदा हालत के बारे में क्या बताते हैं? अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, ईरान, ग्रीनलैंड और पाकिस्तान चीन, तो हमें 3 अलग अलग मोर्चों पर एक ही रणनीति दिखती है। ईरान में डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर, ग्रीनलैंड में जमीन का अधिग्रहण और पाकिस्तान चीन के मामले में इकोनॉमिक और टेक का इस्तेमाल। तरीका अलग है पर मकसद एक ही लगता है, अपना दबदबा बढ़ाना और पुराने सिस्टम को बदलना। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी हमें अलग अलग महाद्वीपों और इंडस्ट्रीज में दिख रही है, वो हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या इस उथल-पुथल के दौर में ग्लोबल डिप्लोमेसी के पुराने नियम बदले जा रहे हैं या उन्हें बस नज़रअंदाज किया जा रहा है?